फ्रेंड्स, मेघना अरोड़ा है फ्रॉम पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट्स। और आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर अमीन यूसुफ। ही इज़ CEO ऑफ AKY सिक्योरिटीज़। और आज हम इनसे बात करेंगे मार्केट के बारे में, कुछ पॉलिटिकल न्यूज़ के बारे में बात करेंगे और कुछ कंपनीज के बारे में डिस्कस करेंगे, सेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? थैंक यू, फाइन, हाउ अबाउट यू? आई एम फाइन सर। सर, सबसे पहला मेरा सवाल है, जैसे कि आज मार्केट जो है, मार्केट पूरा दिन नेगेटिव परफॉर्म किया है, तो उसके पीछे क्या रीज़न है? और उसके अलावा आप मंडे को क्या देखते हैं कि मंडे को मार्केट कैसे परफॉर्म करेगी? देखिए, सबसे पहले आज मार्केट में दो सेशंस होते हैं। फ्राइडे को फर्स्ट एंड सेकंड हाफ होता है। नॉर्मली होता है कि थोड़ा फर्स्ट हाफ अच्छा होता है, सेकंड हाफ फिर रिकवर कर जाता है, या वाइस वर्सा होता है कि फर्स्ट माइनस होता है तो सेकंड रिकवर कर जाता है। मेन रीज़न जो ये थी कि मार्केट में फ्यूचर्स का रोल ओवर का आखिरी दिन होता है, तो उसमें हमेशा प्रेशर आता है, क्योंकि आप फ्यूचर्स बेच रहे होते हैं और फिर नेक्स्ट फ्यूचर में आप स्वैप कर रहे होते हैं, या फिर आप बेच के रेडी में बेच रहे होते हैं, तो उसकी वजह से भी एक प्रेशर होता है। प्लस एक जो मुल्क के हालात है, सैलाब जो आया हुआ है, उसकी वजह से भी जो एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है, और लग रहा है कि वीट जो है आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी, कॉटन आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी। जब आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपका रिजर्व पे प्रेशर पड़ता है, जब रिजर्व पे प्रेशर पड़ता है तो आपको रुपी डिप्रिशिएट करता है, और उसकी वजह से आपका इन्फ्लेशन बढ़ता है। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो महंगाई आती है तो स्टॉक मार्केट के लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि लोग फिक्स की तरफ जा रहे होते हैं। तो यही वजह है। इसकी वजह से अब मार्केट में हमने देखा गिरावट काफ़ी दिखी, और मार्केट में इतनी सपोर्ट नहीं थी। इसकी वजह ये भी एक आज फ्यूचर का रोल ओवर होता है, तो लोग नॉर्मली अपनी फ्यूचर्स पोजिशन को स्क्वायर अप कर रहे होते हैं, तो बाइंग इतनी देखने में नहीं आती। मंडे को होपफुली ये चीज़ें देखें। मार्केट क्या होती है, मार्केट एब्जॉर्ब कर जाती है। स्टॉक मार्केट में यह होता है कि फ्यूचर न्यूज़ के ऊपर मार्केट चल रही होती है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, और इत्तेफाक से हम देखें तो मार्केट में भी सैलाब आ गया है, क्योंकि ओवरऑल आप देखिए जो लग रहा है कि जिस तरह से मार्केट में काम हो रहा था कि नीचे गिरावट जा रही थी, तो उसका इम्पैक्ट आप मार्केट में आज देखा। और उन्हें आने वाले दिनों में मुझे लगा थोड़ी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, क्योंकि एक चीज़ें जब नीचे आती हैं तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी हो जाती हैं। वैल्यूएशन वाइज जो इन्वेस्टर होता है वो मार्केट में लेने के लिए आ जाता है। उसकी जो वो होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, वो देख रहा होता है कि अच्छे स्क्रिप्ट उसको मिल जाए और उसके डिविडेंड यील्ड उसकी इंप्रूव हो जाए। सर, जैसे कि आपने कहा कि इन्फ्लेशन जब इंक्रीज हो जाती है तो लोग फिक्स डिपॉजिट की तरफ ज़्यादा मूव करते हैं, ना कि स्टॉक मार्केट की तरफ। और अगर दुनिया में देखा जाए तो हर मुल्क में इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, और इन फ्यूचर एक्सपेक्टेड है कि और ज़्यादा इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी। तो फिर आप कहाँ देखते हैं कि इन्वेस्टर फिक्स डिपॉजिट की तरफ जाएगा, उसका स्कोप ज़्यादा है, या एक स्टॉक मार्केट में? अगर स्टॉक मार्केट में आए तो आप उसके क्या रीजंस देंगे? देखिए, इन्फ्लेशन की जब आपने बात की तो हमारी इकोनॉमी में इशू ये है कि ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है। जब ऑयल इंपोर्ट ऊपर, ऑयल की प्राइसेस ऊपर जाती है तो हम प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं, और फिर हम बोरो कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट नेगेटिव हो जाता है, आपकी रिजर्व्स डिप्लीट होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि अब हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं, एक्सपोर्ट्स होती हैं, एक्सपोर्ट्स इतनी बड़ी भी नहीं है जो रातों रात एक्सपोर्ट्स बढ़ नहीं सकती। रेमिटेंस है, रेमिटेंस पे आप कोशिश करके रेमिटेंस बढ़ा सकते हैं, जो बाहर से पैसा भेज रहे हैं उसको इंसेंटिव दे सकते हैं, ये एक चीज़। और FDI होती है, FDI क्या होती है, वो बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए आती है, उतनी जल्दी नहीं आती। इन्फ्लेशन क्यों बढ़ेगा? इन्फ्लेशन जब बढ़ता है ऑब्वियसली लोग फिक्स की तरफ जाता है, बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन उसमें ये बात भी है, फिक्स में जब आप जा रहे होते हैं, कुछ लोग फिक्स पसंद नहीं करते हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कह रहे होते नहीं हमें इंटरेस्ट में काम नहीं करना, तो वो डिविडेंड यील्ड के अच्छे स्टॉक्स में आते हैं, वैल्यूएशन देखते हैं, अच्छे स्टॉक्स लेते हैं। देखिए, जब स्टॉक ले रहे होते हैं तो दो एक चीज़ें, एक तो आपको डिविडेंड मिलेगा, और आप अच्छी वैल्यूएशन पे अगर आप कुछ चीज़ ले रहे हैं तो आपको कैपिटल गेन होगा। तो दोनों एवेन्यूज होते हैं। फिक्स में क्या, आपने फिक्स में लेके पैसा डाल दिया, 15% पे आपको मिल गया, उस पर आपको 15% टैक्स भी लगेगा। अब इसमें क्या, स्टॉक एक्सचेंज में फाइलर और नॉन फाइलर दोनों होते हैं। अगर फाइलर पे चले जाए तो 15% टैक्स है, नॉन फाइलर तो 30%। इसी तरह से अगर आप फिक्स में जाते हैं तो आपको टैक्स ज़्यादा लगता है। तो वो टैक्सेशन का निज़ाम भी, उस पर आपको टैक्स लग रहा होता है, यहाँ पे नहीं लग रहा होता है। डिविडेंड पे आपको टैक्स लगता है, वो ड्यूल टैक्सेशन है, क्योंकि उसमें जो कंपनी भी टैक्स पे कर रही होती है और जो शेयर होल्डर है वो भी पे कर रहा होता है। जैसे मैं शेयर होल्डर हूँ, मैंने अगर किसी कंपनी के शेयर्स नहीं है तो मुझे उस पर टैक्स देना पड़ता है। अब डिपेंड करता है कि किस किस्म का इन्वेस्टर है। देखिए, एक इन्वेस्टर होता है जो 60 ईयर्स का है, तो वो बिल्कुल सेव करता है, वो कहता है कि मैं डिविडेंड मुझे आ जाए, मेरा किचन चल जाए, कुछ फिक्स से मुझे मिल जाए। दुनिया भर में होता ही है कि लोग क्या होते हैं, हमारे पास इतने फंड्स नहीं हैं। आप जाते हैं, आपके पास इक्विटी के फंड्स हैं, उनमें से प्योरली इक्विटी होता है या फिक्स होता है? दुनिया भर में होता है कि इक्विटी भी होता है, फिक्स भी होता है, और फिक्स में भी आप जा रहे होते हैं, आप बॉन्ड्स में भी जा रहे होते हैं, बॉन्ड्स आप ले नहीं सकते, तो मतलब मिक्स ऑफ होता है उसमें कि रियल एस्टेट का भी फंड्स होते हैं, तो रियल एस्टेट्स की कंपनी है लेकिन यहाँ पे इतनी नहीं है। तो क्या होता है, अगर चारों चीज़ों में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं ना, तो आप हेज रहते हैं। देखिए, अच्छा पोर्टफोलियो मैनेजर वही होता है, अगर आपने किसी ने इन्वेस्टमेंट लगाई हुई, अगर इन्वेस्टमेंट बिलो चले जाती है तो पोर्टफोलियो मैनेजर फेल हो गया। तो उसको ये कि वो डिवर्सिफाई करेगा, और डिपेंड करता है एज के हिसाब से। यहाँ लोग आते हैं भेड़ चाल है कि ये पैसे बना रहा है तो मैं भी बना लूँ, तो ऐसे नहीं है। जब इन्वेस्टर आ रहा होता है तो पहले आप उससे पूछेंगे, अगर यंग बंदा है तो ठीक है, वो लॉसेज अफोर्ड कर सकता है, वो रिस्क ले सकता है।
अगर 60 ईयर्स अबव है तो वो रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वापस से कैपिटल रीबिल्ड करे, क्योंकि एक दफ़ा अगर कैपिटल आपका चले जाता है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो लोग एजुकेट करने की ज़रूरत है कि स्टॉक एक्सचेंज में अगर आप आते हैं और आपके पास अगर एक्सपर्टीज़ नहीं है तो फंड की तरफ जाएँ, आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाएँ, आप खुद इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो ये एक ब्रोकर की और उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेंबर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अगर इन्वेस्टर आता है तो उससे पहले इन्फॉर्मेशन लें कि वो फंड लेके आ रहा है, उस फंड का टाइम पीरियड कितना है, वो 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है तो मैं तो कभी भी नहीं कहूँगा 6 महीने के लिए, कम से कम मिनिमम 1 ईयर होना चाहिए, मैक्सिमम मैं कहूँगा 5 ईयर्स। 5 ईयर्स नहीं होता है, एक कंपनी का आपने आज स्टॉक ले लिया और कोई क्लैमिटी आ गई, कोई डिजास्टर आ गया मुल्क में, तो वो स्टॉक नीचे चले जाएगा, तो 6 महीने में तो आप एग्जिट नहीं कर सकेंगे। अगर 5 साल का आपका व्यू पॉइंट होगा तो क्या होगा, अच्छा स्टॉक्स हमेशा रिकवर कर जाता है। जैसे मैंने पहले बताया, जो इन्वेस्टर होता है वो लेने के लिए आ रहा होता है क्योंकि उसको डिविडेंड यील्ड अच्छी लग रही होती है और एक वैल्यूएशन होती है। देखिए वैल्यूएशन में ही इन्वेस्टर आता है, उसको अगर अच्छी वैल्यूएशन है तो पिक करने आता है, वो सर्कमस्टेंसेस भी देख रहा होता है। मसला हमारे यहाँ ये है कि थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर हमेशा से हमारा कमी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती नहीं है, हर 2-3 साल में कोई नई हुकूमत आती है, 4 साल में आते हैं, फिर ये हो जाता है, तो स्टेबिलिटी नहीं होती, इसकी वजह से रिस्क प्रीमियम भी है। देखिए रिस्क हायर द रिटर्न वाली बात है। वैसे सर देखा जाए तो और भी बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बाहर दौरे पे गए हैं, वहाँ पे मतलब इन्वेस्टमेंट की जो न्यूज़ आ रही है कि कोरिया भी अब इंटरेस्टेड है यहाँ पे इन्वेस्ट करेगी, उसके अलावा कतर भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा और IMF का लोन भी आने वाला है। तो आपका मतलब आपका इस बारे में क्या व्यूज़ है, क्या ये मतलब स्टॉक मार्केट में कोई चेंज लाएगा या ये जस्ट एक टेम्पररी न्यूज़ है, थोड़ी देर मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगी और उसके बाद रिवर्स ब्रेक बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा जैसे पहले थे? देखिए जो आपने बताई है बिल्कुल चीज़ें सही हैं। IMF का जो लोन आ जाएगा तो आप कंफर्म हो जाएगा कि हम IMF में चले गए। जब IMF में आप चले जाते हैं तो बाकी अगर आपको बोरोइंग करनी होती है, बॉन्ड्स इशू करने होते हैं, तो बायलैटरल एजेंसीज देख रही होती है कि भाई IMF प्रोग्राम में है तो ऊपर नीचे चीज़ें नहीं होंगी, सिक्योर्ड है, तो आपको वहाँ से भी आप बॉन्ड्स भी सेल कर सकते हैं। आप देखिए पहले बॉन्ड जो हमारे 50% ऊपर पे जा रहा था, रेट जा रहा था, अब वो नीचे आ गया, क्योंकि जिस तरह से चीज़ें बेहतर होती जाएंगी रेट्स भी नीचे आएंगे। लेकिन मेन टारगेट हमारा मसला सिर्फ इन्फ्लेशन का है और ऑयल की प्राइसेस का। हमारे यहाँ प्लानिंग नहीं है। देखिए आपकी डिमांड एंड सप्लाई का आपको पता नहीं है, आपकी पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है, आपको फूड का नहीं पता है कि आपको वीट कितनी चाहिए, आपको शुगर कितनी चाहिए। एंड में ये होता है कि आप इंपोर्ट कर रहे होते हैं, जब आप इंपोर्ट कर रहे होते हैं तो अपने रिजर्व आपके डिप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि आप रिजर्व देखिए रिजर्व्स को हमें बचाना है। उसका यही है जो आप बता रहे हैं कि हमें जो है ना रेमिटेंस तो हमें करनी है, हमें FDI लेके आना है। अच्छी बात ये देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है अगर हम FDI लेके आ जाते हैं कि कॉर्पोरेट फार्मिंग में अगर आप लेके आ जाएं, जो फार्मर्स जो बेचारे जितने उनको नुकसान हुए हैं, अगर कॉर्पोरेट फार्मिंग अगर आप प्रॉपर लेके आ जाएं और वो जो फूड आइटम्स हैं जो प्रिजर्व नहीं होती, जो ख़राब हो जाती हैं, फार्मर को लॉस होता है, तो उससे देखिए उससे एक पर एकड़ यील्ड भी बढ़ जाएगी। अगर आप कॉर्पोरेट फार्मिंग लेके आएंगे वो प्रॉपर स्टोर्स बन जाएंगे और मिडलमैन जो प्रॉफिट कमा रहा होता है, फार्मर फर्स्ट करेगा 100 रुपये में चीज़ बेच रहा हो तो मिडलमैन 200 रुपये का प्रॉफिट रख रहा होता है, वो 300-400 में कंज्यूमर को मिल रही हो, इतनी महंगी मिल रही होती। जब चीज़ें महंगी होती है तो इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। अगर आप चीज़ें फूड आइटम्स पे कंट्रोल कर लेते हैं तो आपका इन्फ्लेशन के नंबर्स, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है फूड एंड नॉन फूड को मिला के आपके इन्फ्लेशन के नंबर्स आते हैं। नॉन फूड आप कंट्रोल कर नहीं सकते, ऑयल प्राइसेस आप नहीं कर सकते, गोल्ड नहीं कर सकते, सिल्वर नहीं कर सकते, कोई भी कमोडिटीज जो इंटरनेशनल ट्रेड हो आपका उसका कंट्रोल नहीं है। लेकिन आप फूड आइटम्स तो कर सकते हैं। स्टेट बैंक जो अपनी बास्केट देता है, जो प्राइसेस पे चीज़ें कभी भी आपने देखी उस प्राइसेस पे तो आपको मिलती ही नहीं है, तो इन्फोर्समेंट की ज़रूरत है। और जो फ्लड आया था कि फ्लड में भी अगर आपके पास पूरा ड्रेनेज का निज़ाम होता तो ये इतनी बड़ी क्लैमिटी कभी भी नहीं आती। तो ये इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर बनाने की ज़रूरत है। एक दफ़ा बना लें, वही पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर गोरे के ज़माने का बना हुआ है, रेलवे के ट्रैक पुराने बने हुए हैं, तो आपको इस पर काम करना पड़ेगा और इसमें जो है ना मेहनत करनी पड़ेगी। इन्फोर्समेंट स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आपकी चीज़ें बेहतर होंगी और जो लोग अगर काम नहीं करते उनको फायर करें। देखिए काम अगर बंदा कर रहा है ठीक है, अपनी ड्यूटी प्रॉपर नहीं दे रहा तो उसको फायर करें, उसको रखने की ज़रूरत क्या है। तो मतलब निज़ाम सही होगा, सिस्टम सही होगा तो चीज़ें सही होंगी, वरना हमेशा हम रोते रहेंगे। ऑयल की प्राइस फिर आपकी $150 पे चलेगी, फिर आप रो रहे होंगे, फिर आप IMF की तरफ जा रहे होंगे। तो आपको एक प्लानिंग करनी पड़ेगी, हर चीज़ की प्लानिंग करनी पड़ेगी ना, कितनी ऑयल की डिमांड है, कितनी शुगर की डिमांड है, कितनी वीट की डिमांड है, कितनी बाकी राइस की डिमांड है। तो ये डिमांड एंड सप्लाई को पूरा आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए। इवन मैं तो सजेस्ट करूंगा कि गवर्नमेंट को चाहिए एक प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करे, गवर्नमेंट के साथ प्राइवेट सेक्टर बैठे और पूरा उसका एक सिस्टम बनाए कि भाई 5 साल 10 साल में हमारी प्लानिंग है, हमें इतनी पॉपुलेशन हमारी बढ़ेगी तो हमारी इतनी डिमांड भी बढ़ेगी हर चीज़ की। तो आपको पहले से पता होगा। अब देखिए ऑयल की प्राइसेस नीचे मुफ्त मिल रहा था ऑयल, आपने हेज नहीं किया, अगर आप हेज कर ले तो इस लेवल पे होती ही नहीं है।
सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्टर्स के बारे में कि अभी आपको कौन सा सेक्टर ज़्यादा फेवरेबल लग रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो एक कौन सा सेक्टर लाइक केमिकल सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर या आईटी सेक्टर, जैसे कि आज हमने देखा था, कल हमने देखा था जो एनर्जी सेक्टर उसमें ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट हुआ था, तो उसके पीछे भी क्या रीजंस हैं? देखिए अभी जो लग रहा है जैसे न्यूज़ है कि रिफाइनरी अच्छी लग रही है क्योंकि रिफाइनरीज में आपकी इन्वेस्टमेंट्स भी आने वाली है, क्योंकि अब नई रिफाइनरी लगाने जाते हैं तो 15 से 20 अरब रुपए की रिफाइनरी लगती है, और एग्जिस्टिंग जो रिफाइनरीज है वो अगर अपना एक्सपेंशन करके बढ़ा लेते हैं, और जैसे ये भी कि सऊदी अरेबिया इंटरेस्टेड है रिफाइनरीज में, यूएई वाला भी इंटरेस्टेड है, तो वो शेयर होल्डिंग ले लेंगे। अगर वो शेयर होल्डिंग ले लेंगे तो आपकी जो एक्सपेंशन हो जाएगी रिफाइनरीज में, तो वो अच्छा लग रहा है। इसके अलावा सीमेंट, देखिए जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर सारे जो डिस्ट्रॉय हुए हैं, तो सीमेंट तो आपको चाहिए, आपको सारा रिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी, सारी चीज़ें कंस्ट्रक्शन होंगी, तो सीमेंट और दूसरी एलाइड इंडस्ट्रीज उनकी डिमांड बहुत बढ़ेगी, तो ये लाइमलाइट में सेक्टर रहेंगे क्योंकि इनकी डिमांड। अब देखिए सीमेंट का भी आप देख लें, कंपनी ने बायबैक का भी अनाउंस किया है, तो मतलब ओनर खुद चाह रहा है कि इस लेवल पे लेना चाह रहा है, तो उसको मतलब उसको अच्छी चीज़ें लग रही हैं तभी वो बायबैक कर रहा है, अदरवाइज वो बायबैक क्यों करेगा? तो इससे क्या होता है, अच्छा सेंटिमेंट जाता है, इन्वेस्टर देख रहा होता है भाई ओनर भी ले रहा है तो मैं क्यों ना लूँ, तो वो भी लेने के लिए आ जाता है।